आप हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इंजीनियर सलीम साहब। आप जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सलीम साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से आपने आज कहा कि यूपी के लोगों को बीजेपी का विरोध करना चाहिए और बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, बीजेपी के लोग भी यही कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान हमको विरोध करें। और मुल्क के एक बड़े इंटेलेक्चुअल तबके का ये मानना है कि मुसलमान जितना बीजेपी का विरोध करेगा, बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। देखिए, हमें किसी पार्टी विशेष से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें तो उस विचारधारा से इख्तलाफ है जो समाज में एक तरह से बंटवारा पैदा करना चाहते हैं, समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं और एक ख़ास तबके में डर और खौफ का माहौल जो लोग पैदा करना चाहते हैं, और जो ये समझते हैं कि इस देश में हर नागरिक को बराबर का अधिकार नहीं होना चाहिए या ये देश एक ख़ास धर्म के लोगों का देश होना चाहिए। तो इन विचारधाराओं के हम ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि यूपी की जनता अब ये समझ रही है और समझती है कि ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। जो संविधान की जो मूल धारणा है और संविधान के मुताबिक जैसा हमारे मुल्क को होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कोई और तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं और समाज में एक नफ़रत का माहौल बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, और हम यही समझते हैं और यही सबसे कह रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहे हैं बल्कि यूपी के तमाम लोगों से कह रहे हैं कि आप वहाँ का जो इलेक्शन है वो बंटवारे के आधार पर नहीं होना चाहिए और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को वहाँ पनपने नहीं देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो समाज को धर्म के आधार पर बांटें। मुद्दों पर बात होनी चाहिए और मसाइल पर बहस हो और उसके आधार पर लोग अपने विवेक से जिस पार्टी को वोट देना चाहें दें। क्या यूपी में आप ओवैसी की पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी के समर्थन और विरोध का मसला हमारा नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि लोग अपने विवेक से एक अच्छी सरकार चुनें, एक ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक हो, एक ऐसी सरकार जो सेक्युलरिज्म में भरोसा रखती हो, ऐसे लोग जो सबके साथ इंसाफ कर सकते हों, ऐसे लोग जो समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने वाले हों, ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए और यही इस मुल्क के लिए बेहतर है। सलीम साहब, जिस तरह राहुल गांधी मुखर होकर के आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा में मुसलमानों की बात हो, जम करके उन्होंने आवाज़ उठाई, दलितों का मामला हो, खुल करके बोल रहे हैं, कश्मीर में पंडितों का मामला हो, नाम ले लेके कह रहे हैं। ऐसे दौर में जबकि मुसलमान नाम लेना जुर्म हो गया था, राहुल गांधी खुले मन से मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, उन पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको अब समय आ गया है कि मुसलमान कांग्रेस का समर्थन करें? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को उसके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन और जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी कोई नहीं बोल रहा है सिवाय राहुल गांधी के। हम यही कह रहे हैं कि बोलना चाहिए। जो नहीं बोल रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। तो बोलना चाहिए सबको और मज़लूम का साथ देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मुसलमान पर जुल्म होता है तो मुसलमान का नाम लेकर भी उसकी तायीद की जानी चाहिए। दलितों पर जुल्म होता है, दलितों के साथ खड़े होना चाहिए। ईसाइयों की इबादत गाहों पे हमले होते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों की ये ज़िम्मेदारी है और उनको ये हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। जिस तरह से सीए और एनआरसी का विरोध एक बार फिर शुरू हुआ है, उससे एक बड़े तबके का ये मानना है कि बीजेपी की जीत के लिए यूपी में राह हमवार की जा रही है। जितना सीए एनआरसी का विरोध होगा, उतनी ही बीजेपी मजबूत होगी। देखिए, CAA-NRC का विरोध जब से ये कानून बना है तब से जारी है। विरोध की शक्लें बदलती रही हैं और कोविड से पहले विरोध की एक दूसरी शक्ल थी पूरे देश में। कोविड के बाद शक्लें बदल गई, मगर विरोध जारी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आज नई चीज़ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग समाज को, ख़ास तौर से यूपी इलेक्शन को सामने रखते हुए जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहिए विरोध का जिससे पोलराइजेशन करने वालों को मदद मिले। ये हमारा सुझाव है।
आपने आरएसएस, बीजेपी, लॉ कमीशन और केंद्र सरकार सबको कोट करते हुए कहा कि सब लोग ये समझते हैं कि कॉमन सिविल कोड पॉसिबल नहीं है। फिर बीजेपी के ट्रैप में या सरकार के या सिस्टम के मुसलमान क्यों ट्रैप हो रहा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये इस देश में संभव नहीं है, और ये ख्याल सिर्फ हमारा नहीं है। नहीं तो सिर्फ मुसलमान ट्रैप क्यों हो रहा है? आपको शायद मालूम होगा कि सिकंदर बख्त साहब ने जब शादी की तो दिल्ली में अटल जी ने धरना किया, कई लोग मर गए। और उनके यहाँ तो हर आदमी जो है, आप देखिए सालिम ऑर्डर से शादी होती है, क्या नाम है, अडवाणी साहब जाकर के आशीर्वाद देते हैं, तो उनके यहाँ खुद ही नहीं कॉमन सिविल कोड है, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर मुसलमान क्यों ट्रैप हो रहा है? देखिए, एक बात ये समझने की है कि ये मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक पार्टियां जब भी ऐसा मौका आता है तब वो इस मसले को बार बार उठाती हैं। वरना जो जो लोग इस मुद्दे को आज उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनकी केंद्र में पहले भी सरकार रह चुकी है। और अगर वो गंभीर हैं इस मसले पर और वो समझते हैं कि ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में संभव है, तो वो आ चुका होता। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं, तो कोई वही मेरा कोड सवाल है संभव साहब कि नहीं है। ट्रैप सिस्टम में क्यों हो रहे हैं? संघ प्रिय गौतम का अलग पर्सनल लॉ है, अडवाणी साहब का अलग है, वाजपेयी साहब का अलग है, भागवत साहब का अलग है। जब सबके उनके चार नेताओं के अलग अलग हैं, तो मुसलमान क्यों ट्रैप हो रहा है? मेरा यही तो सवाल है। नहीं नहीं, मुसलमान तो कहीं ट्रैप नहीं हो रहा है। ये तो मसले को मुसलमान थोड़ी उठा रहा है, ये तो लोग उठा रहे हैं उसको। और जाहिर है कि उसका रिएक्शन जो है वो ये सोच समझ के देना चाहिए कि उसका फ़ायदा इन ताकतों को नहीं पहुंचे। आखिरी सवाल सलीम साहब, खुद बीजेपी के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी हैं, एनपीपी है, संगमा साहब की पार्टी है, वो खुद सीए एनआरसी का विरोध कर रही है। तो आप लोग उन संगठनों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनको आगे करके अपना काम करें? खुद ब खुद मुसलमान क्यों विरोध कर रहा है? नहीं, देखिए, ये बात गलत है कि सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध जब भी शुरू हुआ है वो सब लोगों ने मिलकर शुरू किया है। ये अलग बात है कि मुसलमानों की संख्या विरोध प्रदर्शनों में ज़्यादा थी, लेकिन उस पूरे विरोध का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें पूरा संविधान को बेस किया गया था। पूरे विरोध में संविधान पर बात हो रही थी, संविधान की भाषा में बात हो रही थी, और संविधान इस देश में कैसा होना चाहिए उस पर बात हो रही थी। और इस संविधान के जो बनाने वाले और इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग हैं उनके विचारों पर बात हो रही थी। तो ये पूरा जो आंदोलन था और है, बल्कि ये संविधान पर आधारित आंदोलन है, ये किसी कम्युनिटी पर बेस्ड नहीं है। ये तो अलग बात है। बीजेपी के घटक दल तो खुद विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, एनपीपी हो, तो उनके साथ आप लोग संवाद करके उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ें? देखिए, वो ये जो जो दल उनके साथ हैं, जाहिर है कि आ, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, और वो कभी कभी उस राजनीतिक मजबूरी की वजह से उनको ऐसा बोलना पड़ता है जब उनको लगता है कि उनका ये सब पार्टियां अपने राजनीतिक फ़ायदे को देखकर नहीं, तो वहाँ आप एक। भी तो अपना फायदा उठाइए ना, कि उनके साथ नहीं, ये जाकर के उनको मसला आगे करिए कि आप लड़ाई लड़िए हमारी। मसला ये सिर्फ हमारा या मुसलमानों का मसला नहीं, नहीं आपकी है। बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी सीए का विरोध कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हम हूँ। तो हर उस व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो सही माने में जो सरकार के साथ है वो सरकार वहाँ विरोध करें, जो जहाँ है वो वहाँ विरोध करें, सरकार को समझाने की कोशिश करें। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस पूरे जो भी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो चाइल्ड का, बच्चों का एजुकेशन का मामला उठाया, कृषि कानून का मामला उठाया, सीए एनआरसी का उठाया, कि प्रधानमंत्री से बात करने का उचित समय है अब? देखिए, उचित समय तो हम ये तो जब तक कि सरकार या सरकार का मुखिया किसी बात पर बातचीत करने के लिए गंभीर हो, तो जाहिर है बात करने में किसी को क्या हर्ज हो सकता है। लेकिन ये कि यानी बातचीत आप के चाह रहे हैं कि न्योता आए? नहीं नहीं, न्योता हम ये तो समझते हैं कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है हम क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे विचार क्या हैं, और इसीलिए वो सब जानते भी हैं। तो हमारे विचार तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर सरकार वाकई बातचीत करना चाहे और उनका इंटेंशन है, तो बातचीत में किसको रुकावट है? और हम तो अपनी बातें बराबर पहुँचाते रहे हैं, और बराबर हमारी बातें पहुँच रही हैं वहाँ पर। क्या पत्र लिख करके या सिर्फ पत्र भी लिखे गए हैं, पत्र भी लिखे गए हैं, प्रधानमंत्री को लिखा गया है? बिल्कुल लिखे गए हैं, एक से ज़्यादा बार लिखे गए हैं, कई मसलों पर लिखे गए हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए सलीम साहब, कि वो कौन से हिंदू संगठन हैं गुरुग्राम में जिनसे आपकी बात हुई और उन्होंने आपकी बात, कई कुछ बातों से सहमति का भी प्रकट किया है?
देखिए, एक तो हमारी गुरुद्वारे के लोगों से बात हुई है, जिन्होंने मस्जिद ऑफ़र की, बाकायदा गुरुद्वारा ऑफ़र नहीं, किया जो कि लोग नमाज का विरोध कर रहे थे, आपने कहा कि उनसे भी बात हुई है, वो भी आपकी कुछ बातों से सहमत हैं। हाँ हाँ, हमने कोशिश की, हमने पता लगाया कौन लोग हैं और हमने उनसे संपर्क किया और बातचीत करने की हमने कोशिश की और काफ़ी देर उनसे बात हुई। कई मुद्दों पर जो है हमारी बातों से उन्होंने सहमति भी जताई। लेकिन हमें ये लगता है कि ये मसला सिर्फ बातचीत का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक जो स्वार्थ लोगों के जुड़े हुए हैं। अपने आप को पॉलिटिकल एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लोगों में वहाँ होड़ लगी हुई है, एक दूसरे से कंपटीशन बना हुआ है और कई लोग एक दूसरे से आगे बढ़कर अपने आप को हिंदुओं का रक्षक साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वो उस तरह के मसाइल हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं जितना हो, और सरकार को ख़ास तौर से इसमें रोल अदा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब।